क्लास 10 कल हमने आपको धमनी और शिरा में अंतर समझाया था। ठीक है, बताया था कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। बताया था, ये भी बताया था कि धमनियाँ जो हैं मोटी होती हैं और शिराएं जो हैं पतली होती हैं। ये भी बताया था कि धमनियों में जो है रुधिर हृदय की अंगों की ओर बहता है, मतलब हृदय से शरीर के अंगों में जाता है, और शिराएं जो हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय में लाती हैं। ये हमने आपको समझाया था। ठीक है, तो रुधिर और शिराएं अगर आपको समझ में आ गया था तो उसके बाद हमने आपको हेडिंग डलवाई थी क्या, पल्स, नाड़ी। ठीक है, तो देखिए पल्स क्या होता है बेटा। पल्स जो है सिंपल सी बात है, हृदय निलय, हृदय के निलय में, निलय का मतलब समझ में आया, नीचे वाला हिस्सा थाना निलय। हमने आपको हार्ट समझाया था, बना के फिगर बना के ब्लैक बोर्ड में समझाया था ना। तो हृदय जो है वो निलय जो है हृदय के नीचे वाला पोस्ट, नीचे वाले दोनों पोस्ट क्या होते हैं, निलय होते हैं। ठीक है, तो खास तौर पे बाएं निलय की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बाएं निलय की बात करते हैं तो बाएं निलय में जैसे प्रकुंचन से रुधिर धमनियों में जाता है। ठीक है, बाएं निलय में प्रकुंचन हुआ, दबे ये निलय, और रुधिर कहाँ जाता है, झटके के साथ धमनियों में जाता है। किसके साथ जाता है, झटके के साथ जाता है, और झटके का कारण जो रुधिर वाहिनियों की भित्ति होती है इनमें ये रुक रुक कर बहता है। समझ रहे हो ना, हृदय के निलय में, हृदय याद है ना फिगर, तो हृदय की फिगर हमने समझाया है आपको बेटा। तो हृदय के निलय में विशेषकर बाएं निलय की हम बात करते हैं, जब इसमें प्रकुंचन होता है तो प्रकुंचन से रुधिर जो है झटके के साथ धमनियों में जाता है। बताया था, अपना फिगर खोल लीजिए अगर ना समझ में आए आपको, हमने फिगर में समझाया है आपको। ठीक है, तो झटके के साथ कहाँ जाता है, कहाँ मतलब धमनियों में झटके के साथ आगे बढ़ता है। इस झटके के कारण जो ये झटका लगता है, इस झटके के कारण बेटा धमनियों की भित्ति में रुधिर जो है रुक रुक कर बहता है, रुधिर रुक रुक कर बहता है। क्लियर हुई बात। ये जो धमनियां होती हैं ये किसी कठोर भाग से, जैसे हड्डी, अस्थि से होकर के निकलती हैं, अस्थि से होकर के निकलते थे, इनके बाहर जो पेशियां होती हैं ये बहुत कम है। तो ऐसे स्थान पर हम छू करके इस धड़कन को या इस झटके को बहुत आसानी से महसूस कर लेते हैं, और इसी को हम पल्स या नाड़ी कहते हैं। समझ आया तो राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, हरी डालिए नाड़ी, पल्स। हृदय के निलय विशेषकर बाएं निलय के प्रकुंचन से रुधिर धमनियों में झटके के साथ आगे बढ़ता है। झटके के साथ आगे बढ़ता है। इस झटके के कारण रुधिर धमनियों की भित्ति पर रुक रुक कर बाहर की ओर दबाव डालता है, रुक रुक कर बाहर की ओर दबाव डालता है, जिससे धमनियों में स्पंदन होता है। स्पंदन का मतलब बताया था ना, जिससे धमनियों में स्पंदन होता है, मतलब राइट। जिन स्थानों पर धमनियां किसी कड़े भाग जैसे अस्थि से होकर गुजरती है तथा इसके बाहर पेशियां इत्यादि अधिक नहीं होती, ऐसे स्थानों पर धमनियों के स्पंदन
अनुभव किया जा सकता है। इसी को नाड़ी कहते हैं। लिख लिया। इसके बाद डाल दीजिए लसीका। रुधिर आपने पढ़ा है, इसके बाद डालिए लसीका। देखिए, लसीका भी बेटा तरल संयोजी ऊतक है। ये अन्य एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जो वहन में सहायता करता है, मतलब गति में सहायता करता है। ठीक है। केशिकाओं के छिद्रों से बेटा कुछ प्रोटीन, प्लाज्मा और रुधिर, मतलब रुधिर कोशिकाएं, कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतराकोशिकीय स्थान में आ जाते हैं। ऊतक के भाई ऊतक एक दूसरे से जुड़े, इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है कि नहीं होता है, तो इस स्थान पे आ जाते हैं और यहाँ पर लसिका का निर्माण होता है। समझ में आई बात? देखिए, ये एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक द्रव या ऊतक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतराकोशिकीय स्थान में आ जाते हैं तथा तरल ऊतक या लसिका का निर्माण करते हैं यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है। रुधिर में होता है ना, रुधिर, प्लाज्मा, तरल का व्हाइट कलर का पदार्थ, यह रुधिर में प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती हैं। तो लेकिन यह रंगहीन तथा अल्प मात्रा में इनमें प्रोटीन होती है। लसिका अंतःकोशिकीय अवकाश में लसिका कोशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुलती हैं। बचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल की वाह कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। निकले यार, ये आपका ये टॉपिक खत्म होता है, यानी कि परिवहन खत्म होता है। क्या खत्म होता है? परिवहन आपका खत्म होता है। ठीक है। अब परिवहन तो जीवों में होता है और पौधों में भी होता है ना। तो अब आपको पढ़ना है पादपों, हेडिंग डालिए पादपों में परिवहन। ठीक है। तो देखिए, पौधों में परिवहन क्या है? जैसे आपने जड़ में खाद डाली, पेड़ पे ऊपर तो डालते नहीं है ना, जड़ पे आपने खाद
जड़ पे आपने खाद पानी डाला, ठीक है, तो पेड़ के पौधे के हर भाग में, पत्ती और हर भाग में जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो कैसे जाता है, किसके द्वारा? जैसे शरीर में ब्लड है मगर पूरे शरीर में घूमता है, यानी कि ये वहन करता है, परिवहन करता है। इसी तरह पौधों में भी विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है परिवहन की। जल और खाद्य पदार्थों को या भोज्य पदार्थों को पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाना, ठीक है। तो मतलब जल और खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है, खाद्य पदार्थ का मतलब हो गया जल और नाइट्रोजन, इन सब चीज़ों का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। लेकिन भोज्य पदार्थों का परिवहन, भोज्य पदार्थ जो हैं वो पेड़ में फ्लोएम के द्वारा पहुँचते हैं। जैसे मनुष्य की बॉडी में धमनी और शिराएं होती है, याद रखिए, वैसे ही पेड़ में जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, पौधे के पूरी शरीर में पहुंचता है। समझ आया? लेकिन ये टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे, कल ही दिखाएंगे। ओके, गुड डे।